नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज बात होगी इजराइल ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष की, साथ ही बात होगी थाईलैंड में सियासी बवाल की। करेंगे इन दोनों अहम विषयों पर चर्चा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इजराइल का ईरान पर बड़ा आरोप, कहा बीरशेबा में तेहरान ने किया क्लस्टर बम के उपयोग। 20 से अधिक ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव समेत कई प्रमुख शहरों पर साधा निशाना। दर्जन से अधिक लोग घायल। ईरान के सैन्य ठिकानों पर आईडीएफ का ताबड़तोड़ हमला। जिनेवा में ईरान के साथ यूरोपीय नेताओं की कूटनीतिक वार्ता। बैठक से पहले फ्रांस का प्रस्ताव, कहा परमाणु मसले पर ईरान को करनी होगी बातचीत की पहल। युद्ध में अमेरिका की भूमिका को लेकर 2 हफ्ते के भीतर ट्रंप लेंगे फैसला। रूसी सैनिकों का ओडेसा और खार्किव में मिसाइल हमला। जेलेंस्की ने 17 से अधिक ड्रोन हमले में 2 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि। दोनों देशों के बीच अगले हफ्ते हो सकती है तीसरे दौर की शांति वार्ता। ताइवान जल डमरू मध्य ब्रिटेन के युद्धपोत के गश्त करने की चीन ने की निंदा। बीजिंग ने बताया क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा। ताइवान ने अपने क्षेत्र में 50 चीनी सैन्य विमानों की गतिविधि की दर्ज। डीआर कोंगो के उत्तर किवू प्रांत स्थित कोल्टन खदान में भीषण हादसा। कम से कम 12 लोगों की मौत। खदान के अचानक धंसने से हुआ हादसा। और आइए शुरुआत करते हैं। इजराइल ईरान संघर्ष समय बीतने के साथ और तेज होता जा रहा है। इजराइल ने लड़ाकू विमानों से आज फिर हमला किया, तो वहीं ईरान ने भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों में मिसाइल दागी। इन हालातों को देखकर लगता है कि ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है। दो देशों की जिद किस तरह से लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती है, इसका ताजा उदाहरण ईरान इजराइल संघर्ष में देखा जा सकता है, जहां दोनों पक्ष बिना रुके एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। इजराइल की मिसाइलें जहां ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और इंडस्ट्रियल एरिया सहित बुनियादी ढांचे को नेस्तनाबूद कर रही हैं, तो ईरान की मिसाइलें भी तबाही मचाने में पीछे नहीं है। बीरशेबा को लगातार दूसरे दिन ईरान की मिसाइलों ने निशाना बनाया। दोनों तरफ से हमला रिहायशी इलाकों में भी किया जा रहा है, जहां आम लोगों को जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। जंग के 8वें दिन भी इजराइल के कई प्रमुख शहर ईरानी मिसाइलों की जद में रहे। हाइफा पर करीब 20 मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। दूसरी तरफ 60 से अधिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने तेहरान के बीचों बीच कई मिसाइलें दागी, जिसमें हथियार उत्पादन संयंत्र और SPND हेडक्वार्टर को भारी क्षति पहुंची है। उधर वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने पुष्टि की है कि अरक शहर के पास बन रहे ईरानी परमाणु स्थल पर इजरायली हमले से प्रमुख इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि IAEA ने कहा है कि साइट में कोई परमाणु सामग्री नहीं थी। फिलहाल संघर्ष थमने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, लेकिन बातचीत के संकेत कई पक्षों की तरफ से मिल रहे हैं। हालांकि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और जंग को खत्म करने पर बातचीत के लिए ईरान के विदेश मंत्री ने जिनेवा में फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के साथ बैठक की। बैठक से पहले तनाव को खत्म करने के लिए फ्रांस की तरफ से पेश प्रस्ताव में 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान यूरेनियम के शून्य संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए IAEA का सहयोग करेगा। निगरानी संस्था ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों की निगरानी करेगा। फ्रांस ने कहा है कि ईरान को क्षेत्र में छद्म आतंकवादी समूहों को वित्त पोषित करने पर रोक लगानी होगी। ईरान को वहां की जेल में बंद विदेशी बंधकों को रिहा करना होगा। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले जारी रहेंगे, तब तक अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर कोई बातचीत नहीं होगी। जिनेवा में इजरायली दूत ने ईरान के साथ बातचीत के दौरान यूरोपीय नेताओं से परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बनाने की मांग की। बहरहाल युद्ध को देखते हुए कई देशों ने ईरान में अपने दूतावास को बंद करते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी शुरू कर दी है। युद्ध के बीच ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत सरकार अगले 2 दिनों के दौरान 3 विशेष विमानों से
करीब 1000 भारतीय छात्रों को ईरान से वापस लाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों को लेकर एक फ्लाइट शुक्रवार रात और 2 फ्लाइट्स शनिवार दोपहर तक भारत पहुंचेंगी। तो इजराइल और ईरान के बीच जो घमासान मचा हुआ है, इससे पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल यही है कि अभी जो मौजूदा स्थिति दिख रही है, एक तरफ तो इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ईरान भी उसका जवाब देने की यहाँ पर कवायद करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये युद्ध अभी आगे और कितना चल सकता है और आने वाले समय में ये दुनिया के लिए किस तरह से बड़े खतरे पैदा करता हुआ नजर आएगा? गौरव भैया कि आज 8वां दिन है युद्ध होते हुए। उम्मीद ये थी कि ये बहुत शॉर्ट लड़ाई होगी और बहुत जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब हालात चल रहे हैं, ईरान भी नहीं झुक रहा है और उधर इजराइल भी अब पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि जो उसके ऑब्जेक्टिव से जो उन्होंने अब कहे बराबर उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि एक तो जो इसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं उनको खत्म कर दिया जाए। दूसरा जो है कि जो इनकी क्षमता है आणविक प्योरिफिकेशन की, एनरिचमेंट की जो सुविधा वो है उनकी डिजायर की, जो हम बराबर करें, उसकी क्षमता को खत्म कर दे जाए। और तीसरा वो रिजिम चेंज की भी बात कर रहे हैं कि उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो कि जो अभी जो प्रेजेंट रिजीम है उसको जो है नया रिजीम आना चाहिए जो मोर रिप्रेजेंटेटिव हो। लेकिन अभी तक जो है इजराइल को पूरी तरह से अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली है और ईरान भी बराबर, जबकि इजराइल ने उनकी क्षमताओं को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उस सब के बावजूद ईरान इजराइल पे लगातार हमले कर रहा है और दूसरे तरह तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अभी जैसे क्लस्टर बम की बात हुई, उन्होंने यूज किया है, जिसका कि काफी क्षति हुई है इजराइल में भी। तो अभी जो है ईरान की कैपेसिटी बहुत बाकी है लग रहा है इस सब बातों से। और ये झगड़ा बढ़ने से क्या हो रहा है कि और भी प्लेयर इसमें आ रहे हैं, जैसे रशिया अपना इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, चाइना अपना इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, ने अपना बोलना शुरू किया है। तो इसमें और भी प्लेयर, अगर ये लंबा युद्ध चला तो डर ये है कि और भी इसमें दूसरे प्लेयर जो नॉन स्टेट प्लेयर हैं वो भी शायद इसमें कूद ना पड़े। तो वो एक समस्या उसकी, तो सारी विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और इसमें जो है इकोनॉमिक तो आर्थिक स्थिति से देखें तो तेल की कीमतें बराबर बढ़ रही हैं, ऑलरेडी इसमें 15-20% इजाफा हो चुका है। और ये लड़ाई अगर बढ़ती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या कुछ अटैक होते हैं, या जो ऑयल फील्ड हैं, जैसे इनका ईरान का ऑयल फील्ड ऑलरेडी अटैक हो गए हैं, लेकिन इनका जो बहुत बड़ा स्टेशन है जहां पर इनका जो है जिसको बोलते हैं खार आइलैंड, जहां पर ये सारा ऑयल ईरान का वहां से उसका सप्लाई करा जाता है, अगर उस सब पे नुकसान हुआ तो ऑयल की कीमत एकदम बहुत तेजी से बढ़ेगी, जबकि विश्व की अर्थव्यवस्था उससे ऑलरेडी पहले से वीकन है और कमजोर उससे हो जाएगी। और उधर प्रेसिडेंट ट्रम्प यूएसए में अभी तक वो इस पोजीशन में नहीं है, जो अपने आप को पा रहे हैं कि वो क्या उन्होंने कार्रवाई करनी है, क्योंकि अभी उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते और मुझे चाहिए तो डिसाइड करने के लिए कि मैं क्या कार्रवाई करूंगा। दूसरी तरफ ईरान अपने कार्ड्स बड़े आराम से खेल रहा है और कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को एंटागोनाइज ना करें। उन्होंने कोई अभी तक ईरान ने अभी तक किसी जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं उन पर किसी पर भी कोशिश नहीं की है कि कोई मिसाइल दागें या कोई इस तरह का उनके ऊपर हमला करें। तो और उधर बातचीत भी चल रही है, यूरोपियन कंट्रीज जो जेनेवा में मिल रहे हैं, जैसा कि आपने भी अभी दिखाया, वो मिल रहे हैं। और ईरान जो है, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, कहा जा रहा है कि वो अभी वहां पहुंचने वाले हैं और वो ईरान बराबर कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो डायरेक्टली यूएसए से बात नहीं करना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से बात करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जो कैपेसिटी है जो उनकी एनरिचमेंट की, वो कंटिन्यू बरकरार रखना चाहते हैं, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। ऐसे में एक सवाल और है सुशील जी कि क्या फ्रांस की जो एंट्री इसमें हुई है, साफ तौर पर जो बातें निकलकर सामने आई हैं और जो आंकड़े भी अभी तक जो पेश किए जा रहे हैं, जिस तरह की जो बातें हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या उसका असर भी इस पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या फ्रांस इसमें कुछ पॉजिटिव संकेत लेकर आ सकता है?
देखिए, जिस तरह से फ्रांस कोशिश कर रहा है, उन्होंने बहुत सारे दूसरे बहुत सारी चीज़ें लाने की कोशिश की है कि जो लोग वहाँ बंद हैं उनको छोड़ा जाए, सब चीज़ें बात लाई हैं। लेकिन अमेरिका क्या और इज़राइल क्या इस चीज़ के लिए तैयार होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक ये दोनों देश तैयार नहीं होंगे तब तक शांति समझौता होने की संभावना मुझे नज़र नहीं आ रही है। और जिस तरह से अब जब G7 में जब गए हुए थे फ्रांस के राष्ट्रपति, और उन्होंने एक ट्वीट किया था कि शायद सीज फायर के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप बात करेंगे, और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका जवाब दिया था, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत खुश हैं कि जो है फ्रांस जो है इसमें लीडिंग रोल लेने की कोशिश कर रहा है। यूके के साथ में मेरे को लग रहा है वो थोड़े ठीक लग रहे हैं, क्योंकि वो यूके के विदेश मंत्री वहाँ पे होकर भी आए हैं, और वहाँ उनकी इस विषय में बातचीत भी हुई है, रेड लाइंस वगैरह के बारे में, जैसा कि न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो यूके, लेकिन उनके जो यूके के विदेश मंत्री हैं वो भी वहाँ पर हैं। तो मुझे यही वो है कि फ्रांस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति ने भी प्रपोजल दिया था, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल नकार दिया। तो जी। प्रेसिडेंट ट्रंप और इजराइल का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि वो कितनी इस बात जो समझौते की कोशिश करी जा रही है उसमें वो अपने जो उनके उद्देश्य हैं उनको पूरे किए बिना क्या वो तैयार होंगे, तभी एक उसका इसका बातचीत का रास्ता निकल पाएगा इसमें। और क्योंकि ईरान या ईरान तैयार हो कि वो अपने जो न्यूक्लियर उनका जो एनरिचमेंट की जो कैपेसिटी है वो उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार हो जाए, गिव अप करने के लिए तैयार हो जाए, तब तो एक समझौता हो सकता है। तो इस वक्त जो गैप बहुत ज्यादा है इन दोनों साइडों के बीच में, तो उसको कम करना फ्रांस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी जो है ये बहुत अर्ली स्टेजेस है मेरे विचार से, निश्चित इसमें तौर समय पर लगेगा। और एक सवाल और आता है कि यहाँ पर जो बैक सपोर्ट है वो ईरान के लिए किस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो फंडिंग है वो कहाँ से हो रही है, जिससे ईरान अभी भी जो मौजूदा स्थिति है उस पर वहाँ पर जवाब देने की या जवाबी कार्रवाई करने की जो कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसराइल का हमें पता है कि इसराइल के पास मजबूत सेना है और इसके अलावा अलग अलग तरह का सपोर्टिव सिस्टम भी उसके साथ काम कर रहा है। लेकिन ईरान के पास क्या है, ये अपने आप में भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। जी, असल में क्या है ना कि ईरान का क्या है कि इतने समय से वो सैंक्शंस में रह रहे हैं, और उनको ईरानियन को मालूम था कि ये सिचुएशन आएगी, तो इसकी तैयारी वो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। तो इसी तरह उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी बनाई, अब ड्रोन की कैपेसिटी बनाई, अपने जो भी परमाणु संयंत्र हैं उनको जमीन के नीचे उन्होंने बहुत गहराई पर उनको रखा हुआ है, ताकि जो है उनके ऊपर हमला करने में बहुत परेशानी हो। तो ईरान बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा था इसके लिए। और इनका ऑयल जो इनका अभी भी इनका ऑयल तो बिकता है, तो तेल से मिल रहा है। दूसरा, अभी खबर जो आ रही है, पता नहीं कितनी सच्चाई है उनमें, कि चाइना से कुछ जो एड भी मिल रही है इसको, कुछ प्लेन वहां चाइना से बैक सपोर्ट गए की हैं बात की जिन्होंने गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर अभी वगैरह बंद। खुलेआम इस बात को अभी उजागर नहीं किया गया है चाइना की तरफ से या कुछ और भी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए। जी जी बिल्कुल, ये तो मैं मीडिया रिपोर्ट के बेस पे कह रहा हूं कि कोई कहा जा रहा है ऐसा, पर सत्यता क्या है किसी को नहीं मालूम है, किसी ने ओपनली कोई इस बारे में कोई बात की है। लेकिन जो मेरे ख्याल से ईरान क्योंकि तैयारी बहुत समय से कर रहा था, तो उसने अपनी कैपेसिटी बहुत बना ली थी। कह रहे हैं 3,000 के करीब उसके पास मिसाइलें, उसने भंडार बनाया हुआ था। तो ऑलरेडी इसने बहुत समय से तैयारी कर रखी थी इस बात के लिए, तो इसीलिए वो जवाब देने में सक्षम है इस वक्त। क्योंकि हमें जो है, क्योंकि तैयारी अगर कर रखी है उतनी इतनी, लेकिन एक फिनिट है वो भी, वो ये तो है नहीं कि अनलिमिटेड है, तो कितने समय से तक ये इसको चला पाएंगे, जी, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है इसमें। निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है और आने वाले समय में ये सवाल का जवाब भी मिलता हुआ नजर आएगा कि कितने दिनों तक ये आखिर संघर्ष चलता हुआ नजर आता है। क्योंकि हम देखते हैं इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें, आर्मरीज की बात करें, तो इजराइल कहीं ज्यादा ताकतवर नजर आता है। हालांकि इनके पास अपना एक सपोर्टिव सिस्टम है ईरान के पास, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल का है, लेकिन क्या वो बैलिस्टिक मिसाइल उनके बाकी इक्विपमेंट्स का सामना कर पाएंगे और किस तरह से आने वाले समय में इस पर जो संघर्ष की तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आएंगी, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो थाईलैंड में किस तरह से इस वक्त सियासी भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है उससे रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा की कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ फोन पर हुई बातचीत लीक होने के बाद थाईलैंड की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल कंबोडिया और थाईलैंड के बीच गंभीर सीमा विवाद है, जिसके चलते कॉल ने सियासी संकट को और बढ़ा दिया है। 17 मिनट की फोन कॉल से सीमा विवाद तो नहीं सुलझा, लेकिन बातचीत ने थाईलैंड की PM की कुर्सी को खतरे में जरूर डाल दिया। कंबोडियाई नेता के साथ बातचीत के लीक होते ही राजधानी बैंकॉक में सड़कों पर उबाल आ गया। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर PM के इस्तीफे की मांग करने लगे। इन प्रदर्शनकारियों को विपक्ष का भी साथ मिला, जिसने संसद भंग कर नए सिरे से चुनाव की मांग कर डाली। सियासी संकट के बीच गठबंधन के सहयोगी दल ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। भूम जय थाई पार्टी ने कहा कि रिकॉर्डिंग थाईलैंड की संप्रभुता, सीमा, राष्ट्रीय हित और सेना को नुकसान पहुंचाती है। दरअसल कंबोडियाई संसद के अध्यक्ष हुन सेन ने थाई PM के साथ अपनी बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग फेसबुक पर डाल दी थी। हुन सेन के मुताबिक उन्होंने यह बातचीत इसलिए रिकॉर्ड की जिससे कि दोनों देशों के बीच कोई गलतफहमी या अफवाह न फैले। दरअसल दोनों नेता के बीच अनुवादकों के जरिए इस बात पर चर्चा हो रही थी कि सीमा पर लगे प्रतिबंधों को हटाना चाहिए या नहीं, जो मई में हुई झड़प के बाद लगाए गए थे। विवाद इस बात पर भी हुआ कि थाई PM अपनी ही सेना के अधिकारी को विरोधी बता रही थी, जो उस वक्त सीमा की जिम्मेदारी संभाल रहा था। माना जा रहा है कि थाई PM के बयान से सेना में भी आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि पेंटोक टॉन ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बीच बातचीत केवल एक वार्ता की रणनीति थी और असली मकसद दोनों देशों के बीच शांति लाना था। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद की जड़ एमराल्ड ट्रायंगल में हुई एक सैन्य झड़प है, जहां दोनों देशों की सीमाएं साझा होती हैं। मई महीने में सीमा पर हुई झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों देशों में राष्ट्रवादी भावनाएं भड़क उठी थीं। बहरहाल फोन कॉल से उपजा विवाद सरकार को गिराने का एक महज बहाना हो सकता है। दरअसल 10 दलों के गठबंधन वाले सरकार में सबसे बड़े सहयोगी के रूप में भूम जय थाई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पार्टी के नेता से गृह मंत्रालय छीनने का खतरा मंडराने लगा था। इतना ही नहीं, पार्टी के कई अन्य नेता
पहले से ही जांच के घेरे में थे, क्योंकि उन पर सीनेट चुनाव में धांधली का आरोप लगा। भूमजय थाई पार्टी पर आरोप लग रहा है कि कई लोगों ने सीनेट में ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए अवैध तरीके अपनाए। खैर, भूमजय थाई पार्टी के सरकार से अलग हो जाने के बाद भी सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन 10 दलों वाला सत्तारूढ़ गठबंधन सिर्फ 255 सीटों पर सिमट कर रह गया है, जो कि 500 सीटों वाली संसद में बहुमत से बस थोड़ा ही ज्यादा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आने वाले समय में यानी कि भविष्य में क्या हो सकता है। क्या यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होगा या अभी भी जो सियासी संकट है वो कोई और दिशा तय करता हुआ नजर आएगा। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप ही से अब अगला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से भी थाईलैंड में मौजूदा जो स्थिति है, आपको क्या लगता है आने वाला समय कैसा है? क्योंकि सियासी भूचाल तो लगातार हम देख रहे हैं और जिस तरह से जो संकट है वो कुर्सी पर आता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में सियासी उठापटक के बीच क्या लगता है कि अब आने वाले समय में किस तरह से दिशा और दशा तय होगी और आगे का दृष्टिकोण क्या हो सकता है? देखिए गौरव, ऐसा है कि जो बात झगड़ा शुरू हुआ, जो आप जैसा कि आपने बताया, ये एमरेल्ड ट्रायंगल के ऊपर हुआ, जो कि बहुत ही एक तरीके से सेंसिटिव है, क्योंकि इशू है, क्योंकि ये डिस्प्यूट 1907 से चला आ रहा है इनके बीच में। आईसीजे भी इसमें इन्वॉल्व था जी। और जो बातचीत हो रही थी वो मेरे को जो लगता है कि ये पर्सनल रिलेशन, मेरे ख्याल से थोड़ा इमेच्योरिटी आ गई, या पर्सनल रिलेशंस के बीच बात के के तरीके से उन्होंने बात की थी थाईलैंड के की प्रधानमंत्री ने, पेटोंग टान, बिकॉज उनकी जो है फैमिली रिलेशनशिप है हुन सेन से, तो वो उस तरीके से बात कर, कंबोडिया और थाईलैंड के वैसे रिलेशन काफी अच्छे भी प्रगाढ़ भी हैं, तो वो, लेकिन वो जो बात कर रही थी वो शायद मेरे ख्याल से वो बड़े इमोशनली वो बात कर रही थी कि हम इसको समस्या को कैसे संभालें। और उस बातचीत में, क्योंकि वो इनफॉर्मल बात थी, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे कि थाईलैंड की आर्मी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर, उनकी आर्मी को उसको थोड़ा उससे बुरा लगा और उनको लगा कि हमारी महत्वता उससे कुछ कम हो रही है, जिससे सारा जो वहाँ की जो जैसा कि आपने कहा कि 10 पार्टियों का कोalition है ये, और उसमें वो पार्टियां शामिल हैं जो कि इनकी विरोधी हैं, आपस में एक दूसरे का विरोध करती हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पार्टी का वो बहुत दिनों से विरोध कर रही थी, लेकिन वो शामिल हुई सत्ता में। तो मेरे को लग रहा है ये बहुत अच्छा मौका मिला है इनको अपनी पोजीशन सुधारने का, और प्रधानमंत्री जो है वहां की पेटोंग टान, उनकी जो है पोजीशन को खराब करने का। जबकि प्रधानमंत्री ने अब उसके लिए माफी भी मांगी है, और उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स के साथ में मीटिंग की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या हुआ है, और आर्मी ऑफिसर्स उन्होंने, सबने, जनरल ने भी ये बोला है कि हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको बहुत ही राष्ट्रवाद का मुद्दा बना करके आंदोलन चालू कर दिए हैं, और मेरे को लग रहा है कि इसका जो उठाना चाह रहे हैं पॉलिटिकल पर्पस के लिए, तो उसके लिए उन्हें ये जरूरी होगा कि इस भावनाओं को और भड़काएंगे, क्योंकि तभी उनके जो उद्देश्य है वो उसके सफल हो पाएंगे। तो अभी आने वाला समय, अभी जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही ज्यादा अभी खतरा तो नहीं है प्रेजेंट सरकार को, लेकिन उनकी जो मेजॉरिटी है बहुत ही रेजर थिन, जिसको बोलते हैं, वो इस तरह की मेजॉरिटी है। और ये भी खबर आ रही है कि 2 और पार्टी जो कि बहुत विरोध करती रही हैं सत्ता ग्रुप का, वो भी बात सोच रही हैं कि विड्रॉ कर लें। और वो कभी एक पार्टी ने सुबह बोला है कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर कह रहे हैं कि हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी जो मेजर पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी थी, जो कोलिशन में है, थाई, निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी और तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर ये जो अभी यहाँ पर विरोध के स्वर जो ऊंचे उठते हुए नजर आ रहे हैं, वो किस तरह से आने वाले समय में नई दिशा और दशा को तय करते हैं, और क्या ये सत्ता में रहती हैं, ये सत्ता से बाहर हो जाती है। आने वाले समय में इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जल्द हाजिर होते हैं। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट।
भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। रूस को उम्मीद है कि वो यूक्रेन के साथ अगले सप्ताह तीसरे दौर की शांति वार्ता की तारीख पर सहमति बना लेगा। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूसी प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख और क्रेमलिन सलाहकार व्लादिमीर मेंडेस्की यूक्रेनी प्रतिनिधि से लगातार संपर्क में हैं। लगभग 3 साल बाद दोनों देशों ने 16 मई और 2 जून को इस्तांबुल में आमने सामने वार्ताएं की थी, जिनके सकारात्मक परिणाम स्वरूप कैदियों की अदला बदली और मारे गए सैनिकों के शवों की वापसी संभव हो सकी। मलेशिया के उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के खिलाफ एक एमबीडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप वापस लेने के आदेश दिए हैं। हालांकि इस मामले में उन्हें अभी दोषमुक्त नहीं किया गया है। नजीब 2022 से जेल में हैं और उन पर 27 मिलियन रिंगिट के गबन के 3 अलग अलग आरोप भी थे। कोर्ट ने डिस्चार्ज नॉट अमाउंटिंग टू एक्विटल का आदेश दिया, जिससे अभियोजन पक्ष भविष्य में आरोप फिर से दाखिल कर सकता है। नजीब ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। चीन ने ब्रिटेन की नौसेना द्वारा ताइवान जलडबरू मध्य से एक युद्धपोत भेजे जाने की कड़ी निंदा की है। बीजिंग ने इसे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया। ब्रिटिश रॉयल नेवी के अपतटीय गश्ती जहाज HMS पी ने बुधवार को जलडबरू मध्य से होकर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अभ्यास के तहत यात्रा की थी। उधर ताइवान ने 50 चीनी सैन्य विमानों की गतिविधि भी दर्ज की है। यूरोपीय संघ ने चीन की मेडिकल डिवाइस कंपनियों पर बड़ी पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत अब चीनी कंपनियां 5 मिलियन यूरो से ज्यादा की सरकारी मेडिकल डिवाइस खरीद में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। साथ ही ऐसे टेंडरों में चीन से आने वाले कंपोनेंट्स की हिस्सेदारी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकेगी। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के उत्तर किवू प्रांत स्थित एक कोल्टन खदान में हुए हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। हादसा गुरुवार को उस वक्त हुआ जब खदान अचानक धंस गई। रुबाया कस्बे के आसपास स्थित ऐसी पारंपरिक खदानें वैश्विक कोल्टन आपूर्ति का लगभग 6ठा हिस्सा प्रदान करती हैं। ये खनिज स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है।